हेलो एवरीवन, आप लोगों ने अब नया चैप्टर पढ़ना है। आप पढ़ेंगे अब 3D। ठीक है, तो 3D में आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं 3D में। सबसे पहले आपके सामने जो लिखा है मैंने, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सबसे पहले स्टार्ट होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड से। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेंडर पढ़ते हैं, कोन पढ़ते हैं, फ्रस्टम पढ़ते हैं, स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, हेमिस्फेयर पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद पिरामिड जो सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ज्योमेट्री में आपको पढ़ा के देखा है कि जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स में ब्रेक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसको अलग टॉपिक की तरह से पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे सिलेंडर और जो भी चीज़ें हम इस ऑनलाइन प्रक्रिया में कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं जो 3D में होती है। पहली बात 2D आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग को यही नहीं पता होगा 3D होता क्या। 3D क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ जब तीनों डायमेंशन में होता है, जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर 3D है। एक स्क्वायर बनाते हैं, जैसे आपका खेत होगा कहीं पे, वो खेत जो है वो 2D में होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती है खेत में, है ना। लेकिन जब आप घर बना देते हैं, कमरा बना देते हैं, ये रूम क्या है 3D फिगर है, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़, जैसे चिड़िया उड़ रही, एरोप्लेन उड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें 3D होती हैं, क्योंकि ये दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से चल सकती हैं ना, तो वो 3D फिगर नहीं 3D चीज़ें हैं। तो ये 3D फिगर है। कमरा जैसे हुआ, या आप जो बर्थडे पे अपने कैप लगाते हैं ना, वो कोन शेप की, वो भी 3D फिगर है। ऐसे ही सारी चीज़ें 3D फिगर है। मतलब क्या है कि जो चीज़ें एक पेपर में ना ड्रॉ कर पाइए आप। अभी आप कहेंगे हम तो घन भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूब भी, वो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं आप, ज़बरदस्ती का मान लिया जाता है। अदरवाइज आप 2D में 3D फिगर नहीं बना सकते। तो इसी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है 3D, क्योंकि ये फिगर कभी बन नहीं सकता है कॉपी में, बस हम लोग समझने के लिए उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3D में क्या होता है, वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम, यानी आयतन जिसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वॉल्यूम ही होता है। वॉल्यूम ही डिसाइड करता है कि उसमें कितना क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई क्या है। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि मान लीजिए इसी कमरे का आप जिस रूम में बैठते हैं, हम आपकी क्लास में खड़े हैं, वैसे आप किसी रूम में बैठे होंगे, तो जिस रूम में आप बैठे होंगे उसमें जो फर्श होगी, फर्श यानी कि ज़रूरी नहीं फर्श हो, कुछ भी जो नीचे स्क्वायर शेप में होगा या आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर शेप में नीचे का पार्ट जो घर का होता है, वो उसका एरिया आप निकाल लीजिए, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस कमरे का वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कब काम आता है, जब आपको दिया जाता है कि कुछ मिट्टी निकाली गई, ये यहाँ भी यूज़ होगा, और जो बेलन वगैरह होता है, सिलेंडर, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि मिट्टी निकाली गई, चबूतरा बनाया गया, है ना। वहाँ पे यही फार्मूले पे आपको पूरा काम करना होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब वॉल्यूम होता क्या है, जो स्पेस आप कवर करे हुए हैं। जैसे इस कमरे में जितना स्पेस है, या ये कह सकते हैं इसमें जितनी हवा आ सकती है, वो सारा वॉल्यूम होता है। ठीक, अब आ जाइए CSA, या इसी को आप लोग बोलते हैं LSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप लिख सकते हैं चाहे तो पॉइंट बना के, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों ही बोला जाता है। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया को तिर्यक ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, तो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो भी बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आता है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये कर्व्ड वाली एरिया होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया चूंकि हर जगह नहीं मिलती है, बस नाम दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि आप जब कमरा देखते हैं तो इसमें कोई चीज़ कर्व थोड़ी, तो इस वजह से आपको इसको डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं,
केवल टॉप और बॉटम छोड़ के। ये क्या होता है, टॉप और बॉटम को मत कंसीडर करिए, केवल चारों दीवालों का क्षेत्रफल कह सकते हैं आप। या अगर सिलेंडर वगैरह मिलेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें गोल होता है। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, टॉप बॉटम को छोड़ के बाकी जो एरिया होता है दीवालों का या जो भी साइड का एरिया होता है वो सभी क्या होते हैं, CSA या LSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शायद बोलते हैं इसको, तो लिख लीजिएगा इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, कुल को संपूर्ण लिख देते हैं, थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये TSA क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जब CSA जो आपने निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, LSA निकाला है, उसी में जब हम टॉप और बॉटम के एरिया को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, TSA बन जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। समझ गए होंगे ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो हम लोग सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया होता क्या है ये सारी चीज़ें, क्योंकि TSA CSA इन सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप। तो आपसे आपको क्या याद करना है, CSA क्या होता है, टॉप बॉटम को छोड़ के जो एरिया होता है बाकी चीज़ों का, और अदरवाइज TSA पूछा गया टॉप बॉटम को भी ऐड कर लीजिए, या ये कह सकते हैं जो एरिया, ऐसा एरिया जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स लीजिएगा, आपके पास होगा, मैक्सिमम लोगों के पास पजल जो आती थी ऐसे घुमा घुमा के बनाते थे, तो पजल जब हाथ में लीजिएगा वो या तो ज़्यादातर क्यूबिकल ही होता है, किसी का क्यूबॉइड हो तो वो देख लेना अपने हिसाब से। क्यूब जो होता है वो जो घुमाने वाला था क्यूबिकल शेप होता है, तो क्यूबिकल शेप में अगर आप देखिएगा तो सारे बाहर से टच करिए तो कितनी फलक होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, उन सभी के एरियाज को ऐड कर दीजिए तो ये TSA बना देता है, और ऊपर नीचे को छोड़ के अगल बगल के एरियाज को ऐड कर दीजिए तो क्या बना देता है, CSA। अब समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो अब आते हैं हम घन और घनाभ पे। घन और घनाभ हम साथ में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यूबॉइड के ही स्पेसिफिक फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो चलिए इनके फॉर्मूलाज देखते हैं कुछ। अब चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें घन और घनाभ के बारे में। सबसे पहले आपको समझा देते हैं फेजेज और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मेरे पास एक डिब्बा है जो कि मार्कर का है, इसी पे हम समझा देते हैं। आपके पास अगर वो क्यूबिकल वाला हो, अगर पजल वाला हो घुमाने वाला, उस पर बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिएगा, ये जो आपको सरफेसेस दिखा दें ये क्यूबॉइड शेप्ड है। क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या है। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं अलग अलग साइज की हों, मतलब LBH, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हों, या दो कम से कम अलग हो, ठीक है, दो की वैल्यूज कम से कम डिफरेंट हो, तीसरा सेम भी हो सकता है। और अगर सभी सेम हो जाए, LBH इक्वल हो जाए तीनों, तो वो क्या बना देता है, क्यूब बना देता है। बस यही इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्यूबॉइड पे समझा रहा हूँ आपको, और आप क्यूब पे भी समझ सकते हैं जैसा चाहे, दोनों में ही सेम होता है ये सारी चीज़ें जो हम बताने चल रहे हैं। ये जो आपको दिख रही हैं सरफेसेस, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, यहाँ भी एक सरफेस है और यहाँ भी एक सरफेस है। कितनी सरफेसेस आपको मिली, देखिए ये 2 3 4 इधर मिली सरफेसेस, एक ये 5वीं और एक ये 6ठी, 6 सरफेस मिली। नहीं समझ में आता है अगर ऐसा, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वहीं पे देख लीजिए, आपके राइट लेफ्ट में 2 दीवारें हैं, सामने और पीछे 2 दीवारें हैं, 4 हो गई। ऊपर छत है, नीचे फर्श है, कितने हो गए। ये भी तो एक क्यूबॉइड शेप्ड होगा, या तो क्यूब शेप्ड होगा आपका कमरा, तो वो कितनी सरफेसेस होंगी, 6 सरफेसेस। जो ये सरफेसेस आपको मिल रही हैं इनको हम बोलते हैं फलक या फेजेस, ठीक है, फेस बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं फलक, ठीक है। किसको बोलेंगे, ये जो सभी दिख रहे हैं आपको एक एक ऊपर नीचे इधर उधर सारे। तो घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन और घनाभ में दोनों में 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये जो किनारा दिख रहा है आपको, ये ऐसा जो लाइन बनेगी ये, या फिर ये जो सीधी लाइन यहाँ पे बन रही है, ये पूरा, ये सभी क्या है, इनको बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं, एज।
एज बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं किनारा। ये किनारा क्या है? जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें देखिए ये जो दो दीवारें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे ऐसा सीधी सी लकीर से बनी है ना, या छत जहाँ पे रखी हुई है आपके घर में, छत दीवार पे जहाँ टच करती है वहाँ ऐसे सीधी लकीर से किनारा किनारा बना हुआ मिलेगा, वो क्या बोला जाता है? एज बोला जाता है। ठीक है, तो अब बताइए एजेस कितने हैं? तो आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, एक फलक पे 4 एज यहाँ पे हो गए, फिर इसके अपोजिट भी 4 एज हो, ऐसे ही तो काउंट करते हैं। ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, चारों किनारे ये देखिए बने ना, 4 इधर बने तो 4 इधर बने, 8 हो गए। इसके बाद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहीं पे, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहे हैं। 4 इधर 4 इधर, 8 हो गए। अब ये वाला आपने काउंट किया, ये वाला काउंट किया, लेकिन ये वाला भी नहीं काउंट किया, तो 2 यहाँ पे हो गए, 10, इधर भी 2 हो जाएंगे, 12 एजेस हो गए टोटल 12 एजेस होते हैं घन और घनाभ। ठीक है, अब इसके बाद कौन बचा? कोने बचे। ये किनारा था, अब कोना निकालना है, या जिसको आप बोलते हैं शीर्ष, है ना। जैसे ये जो एकदम पॉइंट है ये किनारा एकदम, यहाँ पे क्या होगा? ये कोना होगा यानी शीर्ष होगा। या आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके घर में देखिए 3 दीवारें जहाँ पे मिल रही होंगी, छत मिला, आपके राइट साइड वाली दीवार मिली, आपके पीछे वाली दीवार जहाँ पे मिल रही है, या आपके सामने वाली दीवार छत, और आपके लेफ्ट वाली दीवार कोने पे जहाँ एकदम किनारे पे मिलती हैं 3 दीवारें, उसी को बोला जाता है कोना। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कितने कोने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, तो हमेशा कोने, या इसको बोलते हैं वर्टेक्स, कोना या शीर्ष बोल सकते हैं आप, दोनों बोला जाता है। कोना या शीर्ष कितने हो गए? 8। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। घर में आपके अगर हो तो कुछ भी घन जैसा, या कुछ नहीं है तो घनाभ तो हमेशा सबके घर में होता है, जैसे कि माचिस की डिबिया जो होती है वो घनाभ होती है हमेशा, तो उससे भी आप समझ सकते हैं जैसे आप कर पाइए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सभी चीज़ें, जैसे एज मतलब किनारा देखना है तो आप क्या कहेंगे? ये 4 यहाँ पे हो गए। ऐसे ही पीछे वाले पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे पीछे हो गए, 8 हो गए, ये 9, ये 10। देखिए जो एक बार काउंट कर लिया है आपने, दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे, तो वो दोबारा नहीं काउंट कर रहे हैं, इस वजह से आप डॉट लगाते चले जाइए, ऐसे कुछ करते चले जाइए। तो ऐसे ही काउंट करके 12 ले आइएगा। फलक तो आपको दिख ही रही है, सामने पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, समझ गए होंगे इतनी बात। अब एक फार्मूला इसी चीज़ का होता है कि हमेशा ही यूलर साहब ने थ्योरम दी थी। यूलर जो थे एक मैथमेटिशियन थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम वर्टिसेस और फेसेस को ऐड करके उसमें से एज को माइनस कर दें तो हमेशा ही 2 मिलेगा आपको। आप करके चेक कर लीजिए, वर्टिसेस और फेसेस को ऐड कर दीजिए, कितना मिला? 14, माइनस 12 कर दीजिए, आपको हमेशा 2 मिलेगा। तो ये थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल है किसी भी 3D फिगर में। किसी भी 3D फिगर में अगर आपको वर्टिसेस पता है, शीर्ष पता है, फेजेस पता है, फलक पता है, एजेस पता है, किनारे पता है, तो आप इस फॉर्मूले से, ये हमेशा 2 होता है, आप इस फॉर्मूले से 2 चीज़ें पता करके तीसरी निकाल सकते हैं। कोई भी 2 वेरिएबल पता हो, तीसरा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, लिख लीजिए। सबसे पहले एक बेसिक सा बता देते हैं इसी पे बेस। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक 3D फिगर में 12 किनारे और 8 वर्टिसेस यानी शीर्ष हैं, तो बताइए उसमें कितनी फलक होंगी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि एक 3D फिगर में 12 किनारे और 8 वर्टिसेस यानी शीर्ष हैं, तो बताइए उसमें कितने फलक होंगे। तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वर्टिसेस कितनी हो गई? 8, फेज आपसे पूछा गया है, माइनस एजेस आपको किनारे दिए गए हैं 12, ये होता है 2 के बराबर। यहाँ से फेज आप निकाल सकते हैं, कितना आ गया? 4 इधर ले जाइएगा 6। देखिए सेटिस्फाई हो गया ना, समझ गए होंगे ये बातें। या इसी तरह से और एक आध क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोल देते हैं आपको। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक ठोस में 12 कोने और 30 किनारे हैं, तो उसमें कितने फलक होंगे। 12 कोने और 30 किनारे हैं, तो उसमें कितने फलक होंगे। 12 कोने मतलब
वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस कितने हैं? 12। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 12 प्लस कितने फलक हैं? 8 फलक हैं। 30 किनारे हैं, सॉरी, फलक ही आपको निकालना है, कितने फलक होंगे ये निकालना है। तो 30 किनारे हैं, मतलब एजेस हैं। 30 माइनस करिए, फेजेस आपको निकालने हैं, बराबर 2 के रख दीजिए। अब यहाँ से एफ की यानी फलक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फलक या फेस जिसको बोलते हैं, ये माइनस कर दीजिएगा, या 12 इधर ले जाइएगा तो माइनस होगा, जैसे आप कर पाइए। 12 को इधर ले जाइएगा तो -10 आ जाएगा, और 30 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? फेजेस 20 फेजेस आ जाएंगे। बात समझ गए होंगे? तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये सभी ठोस पर अप्लाई होगा, कोई भी 3D फिगर होगा उस पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग घन और घनाभ के। ये चीज़ें तो लिख ही लिया होगा आपने कि फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं। ये कब अक्सर काम आता है जब भी आपको एरिया वगैरह निकालना होगा, ठीक है। तो आइए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इनके बेसिक से। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जब भी तीनों भुजाएं यानी कि ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों ही बराबर हो जाएंगी तो वो क्यूबॉइड बना देंगे, घन बना देंगे। और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो क्या बनाते हैं? घनाभ यानी क्यूबॉइड, सॉरी ये क्यूब बनाता है। क्यूब मीन्स घन। तो घन बनाने का सबसे मेन जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं या इसेंशियल कंडीशन कह सकते हैं, वो क्या है कि तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए, और तीनों भुजाओं को हम मान लेते हैं ए सेंटीमीटर हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए सेंटीमीटर की होंगी अगर, तो वो घन बनेगा। और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH मान लें हम कि अलग अलग होंगी तो क्या बनाएंगे हम? घनाभ बना देंगे, यानी क्यूबॉइड बना देंगे, ठीक है। तो बस ये इतना याद रखना है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके सभी चीज़ें क्या होती हैं, वॉल्यूम, CSA, TSA, डायगोनल, ये सभी क्या होते हैं, दोनों चीज़ों के, दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे क्योंकि सेम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेम हैं। बस इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग होती हैं, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, बस, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लिखना है तो क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल। अच्छा, जो अभी आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस ही तो है ये, L/B। अगर आपको याद हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था आपने? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई L/B पढ़ा था। तो हमारा अगर क्यूबॉइड होगा तो इसका मतलब बेस हमारा आयत जैसा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल में अगर हाइट से गुणा कर दीजिएगा तो बस वो क्या बना देगा? तुरंत ही उसका वॉल्यूम बन जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम अगर LBH है इसका, और मैंने कहा कि घन में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों जगहों पे ए लिख दीजिए, तीनों के बराबर हम मान लेते हैं, A सेंटीमीटर भुजा रही होगी तो ए रखते ही आपको क्या मिल जाएगा? A³। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम A³ होता है। इसी तरह CSA पे आइए, कर्व सरफेस एरिया या LSA बोलिए या बोलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ऊपर और नीचे यानी टॉप बॉटम इन दोनों को छोड़ के बाकी चीज़ों का एरिया वो क्या हो जाएगा? ये है बगल वाली दोनों फलक, सामने और पीछे, यही 4 फलक तो बचेंगी, 4 फलक बची। और आपने कहा कि ऊपर नीचे का छोड़ देना है, 6 फलक होती हैं, ऊपर और नीचे की फलक को छोड़ देना है, बाकी 4 फलक का क्षेत्रफल लिखना है। तो आप बताइए सामने वाली फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? ये L है लेंथ, ये H है हाइट, और ये ब्रेथ है, देखिए ये वाला पार्ट या ये नीचे वाला हम लिख देते हैं ब्रेथ है, ठीक है। LBH हमने माना हुआ है। तो अगर आपसे हम पूछें ये बगल वाली भुजा, ये जो सामने वाली फलक दिख रही है आपको, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L/H, यही होगा। और ये पीछे वाली इसके जस्ट फलक वो भी सेम L/H होगी। ये बगल वाली H/B, और इधर पीछे इस साइड वाली ये भी फलक क्या हो जाएगी? H/B। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि आप ऊंचाई मान लीजिए इसको और लेंथ मान लीजिए, तो बड़ी वाली दीवार हो, छोटी वाली दीवार को ब्रेथ मान लीजिए। अब वैल्यू पुट करिए, तुरंत आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको? सामने वाली फलक मिली है उसकी जो हमको क्या निकालना था, उसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? LB, और इस बगल वाली का क्षेत्रफल, इस साइड वाली का BH, है ना, यही तो मिला। और आपने कहा कि ये 2 हो गया और इन्हीं का हम डबल कर दें, यही तरह तो होगा।
अगर आप देख पा रहे हो तो सामने वाली फलक का क्षेत्रफल L इंटू एच हो गया और ये इस बगल वाली फलक का क्षेत्रफल B इंटू एच हो गया। ऐसे ही पीछे वाली का भी L इंटू एच हो जाएगा, इस साइड वाली का भी B इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए 2L प्लस एच कर दीजिए, B कॉमन ले लीजिए, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बेंड करते हैं और हमने जैसे माना है ऐसे नहीं माना जाता है नॉर्मली, और इसको क्या लिखते हैं फॉर्मूले को, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। या आप इसको नहीं याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी सभी भुजाओं का, जब बाकी सभी फलकों का क्षेत्रफल, तो जैसे वैल्यू दी जाएगी तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ये मिल गया यहाँ पे, लेकिन चूंकि L, B और H तीनों बराबर किसके होते हैं घन में, A सेंटीमीटर हम भुजा मान लेते हैं, तो यहाँ पे A रख दीजिएगा, तो 2A प्लस A 2A यानी 4A इंटू A, तो 4A स्क्वायर हो गया। चाहे यहाँ से आप सोच सकते हैं या आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये घन होगा तो इसके सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो जो भी आप फलक ले रहे हैं, इधर वाला, पीछे वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये चारों फलक बराबर होंगे। चारों फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसके बराबर, एक फलक किसके बराबर हो जाएगा, ये आयत तो है नहीं, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर, पीछे ए स्क्वायर, बगल बगल में ए स्क्वायर, यानी कितनी बार ए स्क्वायर, 4 बार ए स्क्वायर। इसी तरह इसका TSA क्या होता है 2LB BH LH। कैसे आता है, आप सामने वाली भुजा का, सामने वाली फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे L इंटू एच, इस बगल वाले का B इंटू एच, पीछे वाले का L इंटू एच, फिर इधर बगल B इंटू एच, ऊपर वाले का LB, नीचे वाले का भी LB, मतलब दो बार LB BH LH आएगा, तो 2 कॉमन करके हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे AA रख दीजिए या ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं, हर एक फलक का क्षेत्रफल A स्क्वायर होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। अब ऐसे ही आ जाइए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जब भी अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आप इसी में इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दीजिएगा तो वो एक फलक का विकर्ण होगा, ना कि पूरे फिगर का विकर्ण होगा। डायगोनल वो कितने का होगा, एक फलक का हो जाएगा, और हमें पूरे फिगर का डायगोनल बनाना था, तो हमने एक वर्टेक्स लिया और अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, ये होता है डायगोनल। और डायगोनल की लेंथ क्या होती है, स्क्वायर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर का योगफल। समझ गए। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, LBH की जगह AAA, तो ये कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं सॉरी A√3। ये इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए, घन और घनाभ में बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ी जानी है, तो हम आपको बहुत सुकून से पढ़ाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे छोटा सा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि मान लीजिए एक अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या आपसे पूछ लिया जाए डायगोनल क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए वॉल्यूम क्या होगा, तो आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। वॉल्यूम आपने पढ़ा A क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कर दीजिएगा, कितना मिल जाएगा 125। और आपसे पूछ लिया जाए CSA क्या होगा, क्या होता है 4A स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, तो CSA कितना हो गया 100 हो गया। TSA क्या होता है 6A स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 कितना आएगा 150। इसी तरह से डायगोनल अगर पूछ लिया जाए तो डायगोनल क्या होता है A√3, A√3 में 5 रख दीजिएगा तो 5√3 हो जाएगा डायगोनल। सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे आप, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आपसे जो पूछा जाता है एक और चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस ले कह रहे हैं है बहुत ही आसान, लेकिन चूंकि आप अगर देखिएगा उठा के 2019 के पेपर्स, 2018 के पेपर्स प्री वाले, CGL के हों या CHSL, दोनों में ही बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि परसेंटेज दे दिया जाएगा, इतना चेंज होता है तो बताइए इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे में। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, लिख लीजिए, एक घन की भुजा में 33 1/3
33:1/3 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तो बताइए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो XY रूल आपने पढ़ा होगा, कभी भी X% और Y% की वृद्धि की जाए 2 बार तो आप क्या कहते हैं XY रूल से कि X + Y + XY/100 इतना टोटल वृद्धि होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है कि 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो आप कहते हैं कि 10 + 20 + 10 × 20/100, यही हम सॉल्व करेंगे, ये 30 हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 32% की वृद्धि होगी, ये आप कहते हैं XY रूल से। तो अगर आप चाहें तो XY रूल से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम XY रूल नहीं बताते हैं क्योंकि XY रूल मुझे लगता है थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये हम परसेंटेज में पढ़ाते हैं, पर चूंकि यहाँ पे यूज़ है तो आपको समझा देते हैं। हम क्या करेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिख के पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 99 + 1 100/3 ये लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज जब हटाते हैं आप तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 1/3। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, फिर से समझा देते हैं। ये क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, चेंज। अब वो प्लस में चेंज है, माइनस में चेंज है, वो डिपेंड करता है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ये बढ़ोतरी की जा रही, इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो ये प्लस हो रहा है। अगर ये कमी की जा रही होती तो माइनस होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल, यानी यहाँ पे 3 रहा होगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1 का चेंज आया है। और चेंज कैसा है, बढ़ोतरी कीजिए, इंक्रीमेंट किया गया, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनिशियल फाइनल का रेशियो। ठीक है, तो इनिशियल 3 था तो फाइनल 4 हो गया। इसी तरह से अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए हम अभी TSA में निकाल रहे हैं, TSA क्या होता है, 6a²। TSA अगर 6a² होता है तो फर्क कितने पे पड़ रहा है, a² पे। 6 तो कांस्टेंट है ना, हमें तो डिफरेंस चाहिए, अंतर मतलब परसेंटेज चेंज चाहिए ना। परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो निकालना होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि 6a² यहाँ लिखें, फिर यहाँ भी 6a² लिखें, तो 6 कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेते ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इस वजह से बार बार 6 लिखने की कोशिश मत करिए। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल कितना हुआ है, 3, फाइनल कितना हुआ है, 4। ये है a की वैल्यू, a। ये हमने क्या लिखा, साइड, a की वैल्यू। अब आपको क्या पता है TSA में क्या होता है, a 2 बार आता है, 6a² 2 बार आता है, तो ये चेंज 2 बार होगा, कितना हो जाएगा, 3 से 4, दूसरी बार भी हो जाएगा। अब यही आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 × 9 हो जाएगा, ये 4 चौक 16। यानी इनिशियली आपका अगर TSA 9 रहा होगा तो फाइनल TSA 16 हो गया होगा। केवल हम रेशियो लिख रहे हैं, अभी 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो क्या निकालना है, केवल चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो आप देख लीजिए कितना होगा, 9 7 16, और कितने पे, 9 इनिशियल था ना, इनिशियल पे ही देखा जाता है हमेशा। 100 से गुणा कर दीजिए, 700/9 आ गया, तो 9 7 63, फिर 70 आएगा, 9 7 63, हाँ ठीक है, 77 7/9 ये मिलने वाला है आपको परसेंटेज वृद्धि TSA। अब इसी तरह से अगर आपको निकालना हो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, चलिए हम वॉल्यूम का भी निकाल देते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, आपको याद हो तो a³ होता है ना, a³ होता है, तो a कितनी बार आया है, 2 3 बार a आता है, तो तीनों बार हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, 3 से हमारी वैल्यू 4 होगी, फिर 3 से 4, यहाँ भी 3 से 4। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि a 3 बार आया है। मान लीजिए यहाँ पे अगर LBH दिया गया होता, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी गई होती, तो हम यहाँ पे LBH लिखते, और यहाँ पे फिर वैल्यूज भी अलग दी गई होती कि इतना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उस तरीके से करते, अभी उस पर भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। देखिए कितना हो गया सबका मल्टीप्लिकेशन, 27 आया,
और इसका मल्टीप्लिकेशन 64 आया, तो कितना चेंज हुआ ये देख लीजिए। 27 से कितना बढ़ रहा है, 34, 37, 37 ये बढ़ा है कितने पे, 27 पे, और डबल ज़ीरो से मतलब 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 27 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब डिवाइड करके अपने हिसाब से लिख लीजिएगा उसको फ्रैक्शन में करके या पॉइंट में, जैसा ऑप्शन दिया गया हो आपको। समझ गए ये चीज़ें? तो इसको इतना डिटेल में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पूछा गया बहुत बार। अगर 2018 और 19 का प्री का पेपर उठा के देखिए, इतनी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि आप गिन नहीं पाइएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं 2018-19 में पूछे गए परसेंटेज के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 33 से ही 1/3% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाता है। तो बताइए कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धि होगी कुछ कमी होगी, दोनों ही आपको चेक करना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको फ्रैक्शन से या फिर परसेंटेज से कैसे नॉर्मल में चेंज करना है, वो मैंने सिखाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में। ये हो जाएगा 1/10, ये कितना अभी आपने निकाला था 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/10। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि ये नीचे जो लिखा होता है ये इनिशियल होता है, एक जो होता है ये चेंज होता है। देखिए यहाँ बढ़ोतरी हो रही प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ कमी हो रही तो माइनस होगा। इतनी बात में कोई समस्या नहीं। फिर आपको याद आना चाहिए कि हमेशा LBH को मल्टीप्लाई करने पे ही आपको आयतन मिलता है। तो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है 1/10, यानी 10 अगर इनिशियल रहा होगा, एक बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो 11 हो गया होगा। इसी तरह से ब्रेथ में क्या हो रहा है, अगर 3 इनिशियल होगा, एक की वृद्धि होगी तो 4 हो जाएगा, 3 से ये 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ अगर 10 इनिशियल रहा होगा तो एक की कमी हुई है तो कितना हो जाएगा, ये 10 इनिशियल तो एक की कमी 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आपको पता है LBH का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, आयतन होता है। तो इस वजह से आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 300 रेशियो, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 99 × 4। अब आप चाहिए तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से यहाँ पे कट कर दीजिए, 25 आ जाएगा, 25 × 75। अच्छा और भी तो कट रहा है, देखिए 25 वैसे ही गया, 3 से भी कट रहा है। ये मैंने लिख के काटा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो यहाँ भी आप काट सकते थे। यहाँ से 3 × 9 हो जाता, 4 से कट करते तो 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, ऐसे भी कट कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। हमें क्या करना होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है, तो सबका रेशियो ही तो लिखना है। तो आप क्या करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से लिखते एकदम अच्छे से तो कैसे लिखते, 10 × 3 × 10, ये ऊपर लिखते, नीचे रेशियो, देखिए बीच में रेशियो लगाया, रेशियो के साथ कितना 11 × 4 × 9, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसमें देखिए कट कर ले रहे हैं ना, तो उसी तरह यहाँ भी आप कट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। वहीं पे अगर आपने कट कर दिया होता तो थोड़ा सा आसानी हो जाती। क्या करते आप, ये 25 आ जाता है यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाता 33। तो देखिए बढ़ोतरी हो रही है, कितनी की बढ़ोतरी है, 8 की, बटे में 25 लिखेंगे × 100, तो 25 × 100, 8 × 32, यानी 32% की बढ़ोतरी होगी हमारे आयतन में। समझ गए इस बात को। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, वो भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखा गया है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 था। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% और 200% की वृद्धि की जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, इसको भी सेम चीज़ वही है। आपको दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1, 2 और 3 था। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, ये रेशियो दिया गया था। आपसे कहा गया कि लंबाई में 100% की वृद्धि करनी है, तो 1 का 100% कितना होगा 100%। परसेंट को आप चेंज करना जानते हैं ना, 100% अपॉन 100 1 आ जाएगा। 1 का 100% 1 होगा और वृद्धि की जा रही है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे। देखिए अच्छा नहीं समझ पा रहे हो तो लिख के हम दिखा देते हैं। 100%, 100% मतलब 1, 200%, 200% 2, फिर 200% यानी 2,
100% बढ़ाना मतलब किसी चीज़ को डबल ही करना तो होता है। ये आप कह सकते हैं कि 100% मतलब 1, यानी कि 1 में 1 की इंक्रीमेंट, वृद्धि, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 100% बढ़ा रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। जैसा भी आप समझ पा रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि कोई वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, मतलब वो 150% हो जाती है ना, 150% हो जाती है, 100 की थी तो 150% 150 की हो जाएगी, यही तो करते हैं। तो ऐसे ही अगर 100 है तो 100 बढ़ोतरी हो रही है, यानी 100 + 100 200% हो जाएगी। ऐसे ही अगर 200 है तो 200 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 200 + 100 300% हो जाएगी, यही तो है। तो अगर इसकी 100% बढ़ोतरी करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ऐसे ही 200% यानी 3 गुना हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 6, और ये 200% फिर से 3 गुना यानी 9। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखिए डायरेक्टली, इनका मल्टीप्लिकेशन इनिशियल वॉल्यूम देगा, इनका मल्टीप्लिकेशन फाइनल वॉल्यूम देगा। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो रेशियो में है, तो हमें ही कौन सा कुछ अलग निकालना है, हमें भी तो रेशियो ही निकालना है, परसेंटेज एक रेशियो ही तो है। तो हम परसेंटेज निकालेंगे यानी रेशियो निकालना है, तो रेशियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो अब चाहे आप मल्टीप्लाई करके लिखिए पहले, या हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, 3 दूना 6 और 2 से ये कैंसिल। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 18 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कितना गुना हो जा रहा है, 18 गुना हो जा रहा है। देखिए 1 से 18 यानी 18 गुना हो जा रहा है। पूछा गया था कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन पहले अगर 1 रहा होगा तो अब 18 यानी 18 गुना हो गया होगा। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि आयतन कितना गुना बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब 1 से 18 हुआ, कितना बढ़ा, 18 - 1 17 बढ़ा ना। तो आप ये कह सकते थे कि 17 गुना बढ़ गया या 18 गुना हो गया, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी तरह से घुमाया जाता है, इस वजह से मैंने दोनों बता दिए। समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब चलिए आते हैं 2-3 क्वेश्चन करते हैं 2019 के प्री में पूछे गए। 2019 के प्री में मतलब जो अभी लेटेस्ट हुआ है, तो 2019 का प्री 2020 में हुआ है ना, 2019 के प्री में सीजीएल के प्री में पूछे गए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखा गया है एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको आपने अभी क्या लिखा है जी, आप लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, CSA के बराबर होता है या LSA के बराबर। ये याद रख लीजिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल CSA के बराबर होता है और CSA क्या होता है 2L + B × H, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे H का 2 गुना, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2L + B × H। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2L + B × H, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपसे पूछा गया था, समझ गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है 2019 के CGL प्री में पूछा गया है, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 7:5:3 है, 7:5:3। यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। आपसे पूछा, फिर कहा गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 है, 27832। ये क्या है, TSA है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन पूछा गया है। बहुत ही आसान है निकालना आयतन। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो भुजा सभी पता होनी चाहिए। आप अगर चाहते तो ऑप्शन जब दिया गया था तो ऑप्शन में LBH होता है आयतन, यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए था। तो आप चाहते तो वहाँ पे 3, 5 और 7 के मल्टीपल चेक कर लेते, जो होता वही ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन मान लीजिए आपको सभी ऑप्शन में ये चीज़ें मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, बेसिक तरीका लगाएंगे। कैसे करना है, ये TSA दिया गया है। TSA होता क्या है, 2 ट्वाइस ऑफ LB BH LH, यही तो होता है, ट्वाइस ऑफ LB यानी 7, इसको 7x 5x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, रेशियो हट जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35x²
प्लस 15x² प्लस 3 और 7 यानी 21x²। कितना आ जाएगा? ये दिया गया है क्वेश्चन में 27832, यही दिया गया है। अब ये वैल्यू हटा देते हैं हम, इसी को सॉल्व करना है। 2 से उधर डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 71 ना, 3 2 5 1 6 1 7, 71x², 2 से डिवाइड करिए तो कितना जाएगा? 2 9 18, ये इतना मिलेगा, है ना। यहाँ से अब x² निकाल लीजिए, 71 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा? 71 दो बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना बचा है? 8 और 6 68, 681, कितनी बार ले जाए? 963 जाएगा, हाँ 196 मिलेगा ना आपको। अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 सभी में रख दीजिए, सभी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो LBH का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। LBH कितना हो गया है? 7x यानी 7 × 14 इंटू 5x 5 × 14 और 3x 3 × 14, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करना था। अगर आपको ऑप्शन में कहीं इसका मल्टीपल मिल जाता तो बहुत बेटर होता, नहीं मिलता है तो आपका आंसर हम लिख देते हैं। इतना ढेर सारा मल्टीप्लाई आप करिएगा। 288120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है आंसर। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये भी। इसी तरह 2019 के ही सीजल प्री से पूछा गया एक और क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। लिख लीजिएगा, एक घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका आयतन 330 मीटर क्यूब है तथा जिसके आधार का क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं लोग? आप एकदम देख के आंसर कर सकते थे। आपको दिया गया है वॉल्यूम 330 मीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 15 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है ऊंचाई निकाली, है ना। तो वॉल्यूम होता क्या है? LBH, यही दिया गया है 330 मीटर क्यूब। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये LB इसमें क्या है? आधार का क्षेत्रफल ही तो है। आधार क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 15, आपको निकालना है H। 330 यहाँ दिया गया है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई। देख रहे हैं कितना आसान से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको बस 3D थोड़ा सा समझना है। बहुत कम ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं प्री में, बहुत छोटे छोटे। मेंस में थोड़ा सा लेवल अप होता है, वैसे भी अब उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना पहले पूछा जाता है। TCS थोड़ा सा फोकस कम करता है, इसलिए हम कहते हैं आपको थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हुए हैं, फॉर्मूले रटे हुए हैं, तो भी आप 3D 2D वगैरह कर ले जाइएगा TCS वाले पेपर में, ठीक है। तो देख रहे होंगे कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 2017 के मेंस में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लिखिएगा, एक घनाभाकार बक्से की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। मतलब एक क्यूबॉइड के शेप का बक्सा है, बॉक्स है, जिसकी सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है कि आपसे कि इनमें से बक्से का आयतन क्या हो सकता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, 12,000, 18,000, 36,000, 42,000। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे बड़ी भुजा 40 है, सबसे छोटी भुजा 20 है, इसका मतलब जो ब्रेथ होगी या दूसरी भुजा होगी वो क्या होगी? 20 से बड़ी होनी चाहिए, 40 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि LBH ही होता है। LBH यही तीनों होते हैं। सबसे छोटी भुजा आपको पता है 20 होनी चाहिए, मतलब दूसरी वाली जो भुजा है इससे बड़ी होगी ना। सबसे छोटी जब आपको मिल गई तो सबसे छोटी तो हो नहीं सकती कोई भुजा, और सबसे बड़ी भुजा दे दी गई, इसका मतलब ये बीच वाली भुजा होनी चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो अब आपको LBH पता है, आयतन क्या होता है? LBH होता है। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 800 गुणे B, यही हो जाएगा आपका आयतन होगा। अब इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सा इसकी पॉसिबिलिटी। मान लीजिए हम सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन मान लीजिए रखते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 12,000। आप चेक करेंगे कि 12,000 रखने पे B की वैल्यू कितनी आ रही है? 00, ये कैंसिल होगा, 8 से कट करिएगा तो 15 आ जाएगा। क्या 15 पॉसिबल है?
हाँ 15 ही आएगा। क्या 15 पॉसिबल है? 20 से बड़ी वैल्यू हमको चाहिए थी। 15 20 से बड़ा है? नहीं है ना। देखिए हमने पहले इसीलिए लिख दिया कंडीशन कि 20 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 40 से छोटी वैल्यू चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी भुजा 20 है, तो 20 से तो छोटी हो नहीं सकती भुजा अब, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन लेते हैं 18,000 वाला। 18,000 वाला ऑप्शन जब लीजिएगा तो अब 18,000 यहाँ पे रख के देखिए क्या लिखा था आपने, आपका आयतन क्या होना चाहिए 800 इसकी वैल्यू हम रखते हैं 18,000। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो फिर से कैंसिल होगा, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 दूना 16, 2 18, 8 दूना 24, 8 दूना 16 फिर से आएगा, 8 पचे 40, 22.5। क्या पॉसिबिलिटी है b की 22.5? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए 20 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए 40 से छोटी, तो 20 से बड़ी वैल्यू है 40 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अब और भी चेक कर लीजिए, आपको चेक ही करना है तो आप कुछ और भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए 18,000 के बाद आप चेक कर सकते हैं 36,000। 36,000 अगर चेक करिएगा तो देखिए डबल जीरो फिर से कैंसिल होगा, तो 8 से 8 चौक 32, 8 पचे 40, कितना आया 45 आई वैल्यू। आपको क्या लेना है 40 से छोटी वैल्यू लेनी है, 40 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर 36,000 पे 40 से बड़ी वैल्यू आ रही तो 42,000 पे और भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं। तो दो ऑप्शन ये भी नहीं पॉसिबल, तीसरा भी नहीं पॉसिबल, केवल और केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है ये समझिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लिखा गया है एक घनाभ के संलग्न 3 फलकों का क्षेत्रफल, मतलब एक घनाभ के एडजेसेंट फलक फेजेस जो हैं उनका क्षेत्रफल दिया गया है 16, 9 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कहा गया आयतन क्या हो। संलग्न फलक मतलब समझ रहे हैं, संलग्न फलक मतलब एडजेसेंट फेजेस मतलब क्या है कि अगल बगल की भुजाएं। जैसे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं उस कमरे में सोचिएगा कि पीछे वाले फलक की जो भी एरिया दिया गया है, पीछे वाले फलक का एरिया दे दिया जाए आपके राइट साइड, और जमीन का एरिया मतलब फर्श का एरिया, तीनों का एरिया दे दिया जाए, तो ये तीनों क्या है संलग्न फलक है, एक दूसरे से टच्ड है। जैसे जब आप वर्ग वगैरह पढ़ते थे तो आप कहते थे संलग्न भुजा, ये एक दूसरे से संलग्न है, ये और ये एक दूसरे से संलग्न है, अगल बगल की भुजाएं, तो इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट। यहाँ पे साइड होती थी, अब क्या है एडजेसेंट फेजेज है, फलक है। ठीक, तो एडजेसेंट फलकों का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। आप अगर बना लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक हमने बना दिया ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है आपको संलग्न फलक, मतलब ये एक फलक मान लीजिए हम ले लेते हैं, एक ये पीछे बगल वाला लेते हैं, एक नीचे वाली फलक ले लेते हैं। इन सभी का एरिया आप बता दीजिए। सामने वाले का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू एच, इस बगल वाले का H इंटू बी या B इंटू एच, और नीचे वाले का L इंटू बी, यही तो होगा। अगर हम इनको मान लें x मान लेते हैं, इनको y, इनको z, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा LB, BH, LH, इनका मल्टीप्लिकेशन x y z के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए L इंटू एल, एल स्क्वायर मिलेगा, B इंटू बी, बी स्क्वायर मिलेगा, H इंटू एच, एच स्क्वायर, किसके बराबर x y z। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट LBH। तो इसको हम स्क्वायर रूट लेके लिख देते हैं, देखिए स्क्वायर रूट, सॉरी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर, या यहाँ से स्क्वायर रूट लीजिए तो क्या मिल जाएगा LBH की वैल्यू x y z स्क्वायर रूट में मिलेगा, और यही क्या होता है आयतन होता है, वॉल्यूम। तो आप चाहें तो ऐसे फॉर्मूले के तरीके याद कर लीजिए कि वॉल्यूम क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड क्या है एडजेसेंट फेजेस का क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, बस यही करना है आपको। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, 9, 64। तो ये कितना आ जाएगा, बाहर कर लीजिए, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 8, तो 4 3 12 8 96 सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहा होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा आपको आंसर।
समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं, बहुत सारे टाइप कवर करने हैं। तो थोड़ा सा क्यूबॉइड हम लंबा पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करा देंगे आप उतने रिवाइज कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। प्री का तो बहुत इजीली हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि हम सारे मेंस के क्वेश्चन, सारे प्री के क्वेश्चन 2018, 19, 17 सभी कुछ आपको कोशिश करेंगे कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझा दें सारे, ठीक है, जैसे आपको खोजना ना पड़े, हम ही खोज के आपको समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्यूबॉइड के ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक सारे क्वेश्चन हम कवर नहीं कर लेंगे, सारे टाइप नहीं कवर कर लेंगे, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कि जब कट करते हैं घन और घन, आपको कट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का अगर पेपर उठा लीजिए 18 या 2019 के प्री के क्वेश्चन, उसमें हर पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो क्यूब और क्यूबॉइड को कट करने वाले हैं, और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, 2, 3, 4 क्लासेस हो रही हैं तो क्यूबॉइड की इतनी क्लासेस, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा वैरायटी कवर करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे क्यूबॉइड के और सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।